तो देखो भैया ये चारों चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है। छोटा सा का मतलब नंबर बहुत छोटा है। कितना नंबर आएगा है 7 नंबर का। और अगर मैं रे ऑप्टिक्स करवा दो तो भाई एक ली कितना नंबर की है 9 नंबर की। ठीक है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जैसे आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो तो उसके बाद 5वां छठा करवा दो और फिर रे ऑप्टिक्स। ठीक है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है भाई, आधी बर्डन कम हो जाएगी। रे ऑप्टिक्स और चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो पहले तो वो शुरू कर दिया, तो जुड़ा रहेगा तो 3-4 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। इन कुछ है नहीं इतना ज्यादा, बस थोड़ा सा आज बोरिंग लगेगा आपको क्योंकि आज थ्योरेटिकल पार्ट है और केमिस्ट्री का पार्ट ज्यादा आएगा आज, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ जाए। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारिता। सुनो, कुछ रटवाने वाली बात है जो आपको याद रखनी है भाई, जो मैंने चैप्टर नंबर 3 के नोट्स में लिखी है, लेकिन वो याद करवाता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं विद्युत बल की, ध्यान से सुनना भी, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, शांति आ गई क्लास में नहीं? अरे छोड़ो, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व और विद्युत धारिता। आपसे देखो ये भी नहीं पूछेगा वो, इन पे माध्यम का प्रभाव देख रहे हैं। माध्यम समझ गया ना? माध्यम का प्रभाव, ये याद करने वाली बातें और इंपॉर्टेंट है भी। देखो विद्युत बल माध्यम से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पढ़ा दी ये बात। क्या विद्युत क्षेत्र जो है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विद्युत विभव भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऊर्जा घनत्व भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विद्युत दाब भी क्या हो जाता है? कम। और विद्युत धारिता जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि विद्युत धारिता जो है वो माध्यम से क्या होती है? बढ़ जाती है। और ये मैं प्रूफ करके बता दूंगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में होनी चाहिए भी, सारी समझाई हुई है, बस इसको छोड़ के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन जब भी आएंगे या फिर कोई ऐसी थ्योरी होगी जो आपके समझ में नहीं आएगी, वो इसी कंसेप्ट से जुड़ी हुई होगी। समझ गए क्या? आप चैप्टर शुरू कर दे। ठीक है, करे क्या? ठीक भाई, आ जाओ। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने तो हिंदी का प्रोग्राम चलने वाला है और जल्दी मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियो तैयार कर रहा हूं। तो बहु तो थान तो कोई मतलब ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी कोई थरबुआ गो, कोई फूंफा गो, कोई इन्ने, कोई बिन्ने, कोई इन्ने, तुम्हारे भेज तो सको ही हो। अरे बोलो। ठीक है, तो शुरू करा। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो समझाने वाला नहीं है, बस ऐसी बकवास सी बातें हैं। पहला है चालक। क्या है? चालक। चालक तथा विद्युत रोधी, विद्युत रोधी या कुचालक। चालक क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित हो। सुनना ध्यान से भाई, ये तो टाइम वेस्ट वाली बात है ना। चालक क्या होता है? जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो, अर्थात आप ऐसा बोल सकते हो जिसका प्रतिरोध क्या हो? जिसका प्रतिरोध क्या हो? कम हो। ऐसा भी बोल सकते हो जिसकी प्रतिरोधकता क्या हो? कम हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसकी चालकता क्या हो? ज्यादा हो। ये अपन चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे कि प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोध क्या है और चालकता क्या है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब तो समझ में आ रहा होगा। यानी कि जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो तो क्या उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है?
जो धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करे। अरे बोलो, ठीक है। तो आप लिखोगे कि जिसमें आसानी से, ये याद नहीं करना है, नहीं पूछेगा कोई। तो चालक क्या होगा? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, वो तो क्या हो जाएंगे? आपके चालक होंगे। जिसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। जिसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। जिसकी चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है। वो होती कितनी है वो अपन बात करेंगे कहाँ? चैप्टर नंबर 16 में, ठीक है। इसकी चालकता जो है उसकी भी रेंज होती है, प्रतिरोधकता की भी रेंज होती है कि इस और इसके बीच में होनी चाहिए। एक और चीज होती है वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी बैंड गैप, वो भी अपन कहाँ डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 16 में। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि चालक क्या होता है? जिसमें धारा जो है वो आसानी से प्रवाहित हो, और कुचालक क्या होगा? जिसमें धारा प्रवाहित ना हो। बोलो, समझ गए क्या? आप बोल सकते हो कि इनकी जो चालकता है वो क्या होती है? शून्य होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? वो बहुत ज्यादा होती है। बोलो, एक और आता है अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। और उस चैप्टर का नाम ही क्या है? 16 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम ही क्या है? अर्धचालक है। बोलो, अर्धचालक जो है वो रूम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पर क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी बैंड से कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में। वो सारी बातें अपन कहां करेंगे भाई? चैप्टर नंबर 16 में। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि चालक वो होता है जिसमें विद्युत धारा जो है वो आसानी से प्रवाहित हो, ठीक है। और कुचालक क्या होंगे? जिसमें धारा प्रवाहित ना हो। बोलो, समझ में आई बात? ठीक है। टॉपिक नंबर 2, पढ़ना नहीं है बेटा, ये कहीं घर जाके रटने लग जाओ, कुछ नहीं रटना है। इस चैप्टर में मैं जो चीजें कहूंगा वो आपको ढंग से आनी चाहिए, बस। शुरू करें? ठीक है। आगे है बेटा फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज, यानी कि मुक्त आवेश, मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। बंद नहीं है ये, बद्ध आवेश। थ्योरी चलेगी काफी टाइम तक, तो आप बोर भी हो सकते हो भी, ठीक है, लेकिन समझनी तो पड़ेगी। तो टॉपिक का नाम क्या है? मुक्त यानी कि फ्री चार्ज, और बद्ध यानी कि बाउंड चार्ज। फ्री का मतलब समझ गए होंगे, जिसपे किसी प्रकार का कोई बल ना लगे, और बाउंड का मतलब जो क्या हो? बंद हो। अगर मैं किसी भी पदार्थ की बात करूं, किसी भी पदार्थ की, ध्यान से सुनना, वो किससे मिलकर बना होता है बेटा? अणु से। किससे? अणु से। अणु में क्या होता है? परमाणु, और परमाणु में क्या होता है? नाभिक, और नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन इसके बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं? क्या न्यूट्रॉन पे कोई आवेश? नहीं। क्या प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश? ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश? क्या इस धनात्मक आवेश और इसके बीच में एक बंध होगा? क्या ये बंधे हुए होंगे? आकर्षण बल लगेगा। अरे बोलो, ठीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी क्या वैसे वैसे ये आकर्षण बल कम होता जाएगा। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जैसे जैसे और दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं कि बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नाभिक का आकर्षण सबसे कम होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? मुक्त आवेश बोलते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है भाई। बोलो, ये तो पता ही है कि आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नाभिक का आकर्षण क्या होता है? बहुत ही कम होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? फ्री चार्ज बोलते हैं, फ्री आवेश बोलते हैं। बोलो भाई, समझ गए? तो देखना क्या लिखोगे। अगर मैं किसी पदार्थ की बात करूं तो वो किससे मिलकर बना होता है? अणु से। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और परमाणु में क्या होते हैं? नाभिक। और नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश? कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश? धनात्मक आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। क्या नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होगा? यानी कि वो बंधे हुए होंगे नाभिक से। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो क्या ये आकर्षण कमजोर होता जाएगा, और जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, उस पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है? बहुत ही कम होता है। बोलो, बात समझ में? इसलिए ये जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस चालक के पूरे आयतन के अंदर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। वो मैं बताऊंगा कि ये रूम टेम्परेचर पे भी इसमें एक गति कर रहे हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोहा है, ये लोहा चालक होता है।
तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या कर रहे हैं, इधर उधर मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। बोलो पल्ले पड़े की बात है। कोई पूछ सकता है आपसे कि मुक्त आवेश को परिभाषित कीजिए, तो आप लिखोगे कि किसी भी चालक में बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, मुक्त आवेश बोलते हैं। अब एक बात सुनना, धारा मुक्त आवेश की वजह से आती है, शायद ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, पहले भी बता चुका हूं। धारा जो है वो किसकी वजह से आती है, मुक्त आवेशों की वजह से। जैसे मान लो ये कोई चालक है, ध्यान से समझना रहे, ये कोई चालक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसको, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या इसको मैं बैटरी से जोड़ दूं, जैसे मैं बैटरी से जोड़ूंगा तो क्या यहाँ पॉजिटिव, क्या यहाँ नेगेटिव, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आने की कोशिश करेंगे, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है। अब तो ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर आएंगे या फिर इधर से दूर भागेंगे। क्या सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलेंगे, क्या इस वजह से उसमें धारा आती है। तो ध्यान रखना, धारा किस वजह से आती है, मुक्त आवेश की वजह से। किसकी वजह से, मुक्त आवेश। और बद आवेश क्या होगा, नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, नाभिक से तगड़े बंधे हुए होते हैं, यानी कि उनमें आकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, बद आवेश बोलते हैं। बोलो, इस चोक में करंट क्यों नहीं आती, क्योंकि इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन सी फॉर्म में, बाउंड फॉर्म में है, बंधे हुए हैं। कौन नहीं है आज, पुराने ही नहीं है भाई साहब, आप नए की बात कर रहे हो। क्या इसके अंदर करंट आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे किसमें है। क्या मैं बोल दूं, एक कुचालक के सारे इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, बद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। क्या मैं ये बोल दूं चांदी जो है वो सबसे अच्छा करंट मारती है, चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक है, क्यों है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी, उसका जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, कम होती है, अर्थात उसकी चालकता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बेटा मुक्त आवेश और बद आवेश समझ में आया। देखो डेफिनेशन पूछे आपसे तो आप लिखोगे चालक की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, मुक्त आवेश बोलते हैं। और नाभिक के नजदीक वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आकर्षण क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या बाउंड चार्ज बोलते हैं। बोलो समझ में आ गई बात। क्या एक कुचालक के सारे इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में होते हैं, एक बात ध्यान रखना, पैरावैद्युत एक वर्ड आएगा, क्या आएगा, पैरावैद्युत, पैरावैद्युत पदार्थ, बोर तो नहीं हो रहे, ठीक है। पैरावैद्युत क्या होते हैं, कुचालक पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ। जितने भी कुचालक पदार्थ है उन्हें क्या बोलते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ। बोलो पल्ले पड़ की बात की। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है और आज की क्लास भाई थ्योरेटिकल है, केमिस्ट्री में जैसे आते हैं ना वैसे थ्योरी है, लेकिन थ्योरी भी मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, चालक। चालक क्या होता है, जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। फिर मैंने कुचालक बताया, कुचालक क्या होगा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर मैंने आपको बताया मुक्त आवेश क्या है। देखो ये अगर आप रटने लग गए तो टाइम वेस्ट होगा भाई। आप यही लिखोगे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इसलिए उसे मुक्त आवेश बोलते हैं। और नाभिक के नजदीक वाले जो इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होते हैं, अर्थात वो तगड़े बंधे हुए हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज बोलते हैं, बद्ध आवेश बोलते हैं। क्या एक कुचालक के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, बद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, कुचालकों को अपन क्या बोलेंगे, पैरावैद्युत पदार्थ बोलेंगे। क्या चांदी सबसे अच्छा करंट मारती है, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, कंडक्टिविटी, चालकता जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। पल्ले पड़ गई बात। अब अपना चैप्टर शुरू होता है पैरावैद्युत पदार्थ। क्या है, पैरावैद्युत। आज की क्लास में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जो चीजें मैं बोल दूं वही याद करनी है। अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से कुछ याद नहीं करना है अभी, ठीक है। आपको एक पढ़ाई का मेथड भी होना चाहिए भी। इस साल तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, समझ गए क्या। तो अभी तक आपको समझना है बस कि ऐसा ऐसा होता है। अब बात करते हैं पैरावैद्युत पदार्थ की। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी समझना, इसमें भी कुछ याद करने वाला नहीं है।
पैरा वैद्युत पदार्थ, पैरा वैद्युत पदार्थ, पैरा वैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। सुनना पैरा वैद्युत पदार्थ क्या बोल दूं? पैरा वैद्युत पदार्थ पहली बात तो वे होंगे जिनमें धारा प्रवाहित ना हो, जिसमें धारा प्रवाहित ना हो। अब ध्यान से सुनना, ये चीजें मैं पहले आपसे बहुत पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। मैंने इसलिए किया, ये पहले बताया आपको ताकि जब ये चैप्टर आए तो आपको अजीब ना लगे। हर जगह बताया मैंने, विद्युत बल में भी बताया, विद्युत क्षेत्र में भी बताया, विद्युत विभव में भी बताया। सुनना, मान लिया मेरे पास एक प्लेट है, क्या है? एक प्लेट, और यही एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया है। एक प्लेट है, चालक प्लेट, जिसपे कैसा आवेश है? प्लस आवेश। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। क्या यहां एक ऋणात्मक आवेश है? बोलो, ऐसा ही होगा। क्या इसके अंदर, मान लेता हूं पहले क्या है? निर्वात है। क्या है? निर्वात, यानी कि कोई मीडियम नहीं है। क्या एक विद्युत क्षेत्र होगा? प्लस से माइनस की ओर, बहुत बार बता चुका हूं भी। ऐसे बोल दिया मैंने, क्या? बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र। परिभाषा समझाने के लिए बस ये कर रहा हूं। फिर मैंने बेटा इसके अंदर कोई मीडियम रखा, कोई माध्यम रखा, और माध्यम कैसा रखा? कुचालक। कैसा रखा? कुचालक। क्या प्रेरण की वजह से यहां ऋणात्मक आवेश आएगा? बोलो हाँ ना। ठीक है। क्या यहां धनात्मक आवेश आएगा? क्या इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में? इसे बोलते हैं विद्युत प्रभाव। क्या है ये? विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव। अब देखो मैं परिभाषा ही समझा रहा हूं, आगे बहुत सी चीजें इसमें और मेरे को समझानी पड़ेगी। जो चीजें मैं पहले डिस्कस नहीं की है वो चीजें समझाऊंगा, लेकिन एक बार मैं परिभाषा की बात कर रहा हूं। आपसे पूछे कि पैरा वैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? क्या ये कुचालक है? क्या इसमें धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं होती। क्या फिर भी ये विद्युत प्रभाव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ट्रांसफर कर रहे हैं? कि जैसे आपने रखा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाएगा, तो क्या परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है वो कम होगा? बोल हाँ ना। पल्ले पड़ रही है बात? अब सुनना, आज पीसा ही गर्मी है बस पीसा में बोझ लगा, हाँ चिल रहा हूँ लेकिन आवाज जी इना जा। सुन के सुना तो सुन, तूने भुला दिया मुझे। हाँ, क्या बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है? ठीक है। जैसे ही आप एक कुचालक पदार्थ रखोगे, क्या कुचालक पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती। क्या इसने विद्युत प्रभाव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित कर दिया? तो पैरावैद्युत पदार्थ की परिभाषा सुनना, वे कुचालक पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह किए बिना विद्युत प्रभाव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या लिखोगे कि वे कुचालक पदार्थ जो धारा का प्रवाह किए बिना विद्युत प्रभाव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है। पहली बात तो ये पूछेगा कि पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन आज अभी जो भी पढ़ाया मैंने इस क्लास में, उसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। या फिर ये पूछेगा कि पैरावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, मैं बता दूंगा, एक तो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ और एक अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। तो वो परिभाषा पूछेगा कि ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं या फिर अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। भी पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। या अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो वो पैरावैद्युत पदार्थ समझ में आ गया क्या? थ्योरी है भाई, केमिस्ट्री है, ऐसे मान लेना। अब सुनो, पैरावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। क्या ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है? अरे हाँ ना तो बोल दो, याद कौन है गुरुजी?
पैरा वैद्युत पदार्थ, नोट्स मत बदलो रहे। पैरा वैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो है अध्रुवीय पैरा वैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय नॉन पोलर अध्रुवीय पैरा वैद्युत पदार्थ, और दूसरे क्या है? ध्रुवीय पैरा वैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पैरा वैद्युत पदार्थ। अब ध्यान से सुनना, इसकी परिभाषा सुनो। मैं 3-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा बेटा H2O, क्या ये केमिस्ट्री में आता है आपके? H2O लिखा मैंने, CO2 लिखा मैंने, HCl लिखा मैंने, NH4 लिखा, H2 लिखा, O2 लिखा। ये कुछ चीज़ें लिख दी है मैंने। जैसे H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये अमोनिया मानिया जो भी है, ठीक है। अब सुनो, हाइड्रोजन की मैं जल जो पानी है उसका मॉलिक्यूल क्या है? H2O। उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपकी केमिस्ट्री के हिसाब से। तो ये मान लिया मैंने ऑक्सीजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन। ध्यान से समझना भाई, ये ऑक्सीजन है O, और ये हाइड्रोजन छोटी होगी। ध्यान से सुनो बेटा, यही लॉजिक है बस। ये हाइड्रोजन और एक इधर छोटी हाइड्रोजन और होगी क्या? ये भी हाइड्रोजन है, बोलो ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस पर पार्शियली आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश आता है। यहां मेरे फिजिक्स में मान के चलो कि यहां कैसा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। क्या यहां धनात्मक आवेश होगा? क्या यहां धनात्मक आवेश होगा? बट यहां डबल होगा। बोलो यार, या सुनो, इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी आपने। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। पी की जो दिशा है, बोलो रे यार, पहले चैप्टर में, क्या पी की जो दिशा है वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है? कितनी बात समझ में आ गई? क्या ये सदिश राशि है? अरे द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। क्या ये एक डाइपोल है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या एक द्विध्रुव है? क्या इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बेटा ये होगी? क्या इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होगी? क्या 2 वेक्टर है और 2 वेक्टर के बीच का कुछ कोण है? तो क्या कोसाइन रूल से सोल्व करूं? कोज्या नियम से, जो आपने वेक्टर में पढ़ा है, r बराबर p² + q² + 2pq cos थीटा का अंडर रूट। क्या इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कुछ इस तरफ से आएगा? क्या इस अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 है या नहीं है? 0 है या नहीं है? यत्तर नहीं, मैंने पूछा है क्या इस H2O का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है या नहीं है? 0 है या नहीं है? बड़ी गजब की क्लास है यार। अरे 0 थोड़ी कुछ आ रहा है यार, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है ये। अरे इतो तो बेरो पढ़न लग रहे हो। जब दोनों एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया नहीं भाई, एक इन्ना वार जब 0 वार, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं CO2 की, जैसे ये कार्बन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन। ध्यान से समझना भाई, ये ऑक्सीजन और एक इधर और ऑक्सीजन होगी, ये O। क्या इस पे मैं ये 2 आएगा 4 आएगा मेरे को नहीं पता है भाई, ध्यान रखना आप, पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से आती है वो। क्या यहां एक नेगेटिव आवेश होगा? क्या यहां एक नेगेटिव आवेश होगा? क्या एक ये डाइपोल है? क्या ये एक द्विध्रुव है? क्या ये एक द्विध्रुव है? क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो इस दिशा में होगा, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इस दिशा में होगा? क्या दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? क्या इसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है क्या वो 0 है? यस और नो? ऐसे बेटा अगर बात करो मैं H2O की, O2 की, NH3 की, ये बुक में से आप एग्जांपल देख लेना। जैसे HCl है, इस पे क्या आएगा? प्लस, और इस पे क्या आएगा? माइनस। तो क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा? क्या P नेट जो है वो नॉट इक्वल टू 0?
जीरो नहीं है। तो आपको देख के ऐसे लग रहा है कुछ एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो जीरो है और कुछ एक का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो जीरो नहीं है। तो सुनना, पैरावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, यानी कि वे पैरावैद्युत पदार्थ जिनका द्विध्रुव आघूर्ण, जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो? जीरो हो, वो क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। नहीं समझ में आई बात? तो क्या इसमें जो अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ है वो ये रहा CO2। अरे बोलो, अब सुनो, वे पैरावैद्युत पदार्थ जिनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो? जीरो, वो क्या हो जाएंगे? अध्रुवीय। अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से बात करूं तो ध्यान से सुनना कि मान लो यहां एक ऑक्सीजन होगी, CO2 की बात कर रहा हूं, मान लो यहां एक ऑक्सीजन होगी, एक ऑक्सीजन यहां होगी, एक ऑक्सीजन यहां, दूसरी ऑक्सीजन यहां और कार्बन इसके बीच में। क्या तीनों के सेंटर एक ही लाइन पे है? क्या तीनों के सेंटर एक ही लाइन पे है? अरे बोलो, ये क्या है? ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या कार्बन इसके बीच में होगा? क्या मैं बोल दूं इसके जो अणु है या इसके जो धनायन और जो ऋणायन है वो संरेखीय होंगे? बोलो, केमिस्ट्री के हिसाब से ये हो गया, यानी कि जिनके अणु दोबारा सुन लेना, पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ और दूसरा ध्रुवीय पैरावैद्युत। अध्रुवीय क्या हो जाएंगे? वे पैरावैद्युत पदार्थ जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो? जीरो हो, अर्थात जिनके परमाणु, ये तो अणु है, जिनके परमाणु क्या हो? संरेखीय हो। जिनके परमाणु क्या हो? संरेखीय हो। बोलो, तो उन्हें भी क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री के हिसाब से उन्हें क्या बोलते हैं? अध्रुवीय पैरावैद्युत। बोलो, ये रटेगी क्या परिभाषा? अध्रुवीय पैरावैद्युत क्या होंगे? ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, उन्हें क्या बोलते हैं? अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। और ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ क्या होंगे? ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य ना हो। ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य ना हो, अर्थात जैसे ये ऑक्सीजन है, H2O की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन है और यहां ऑक्सीजन है। अरे बोलो, क्या ये सकेंद्रीय है? क्या ये एक ही रेखा पे है? सेकेंद्रीय वर्ड गलत है। क्या ये संरेखीय? क्या ये एक ही रेखा पर है? नहीं है। अरे बोलो, यानी कि ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणु संरेखीय ना हो, अर्थात जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या ना हो? जीरो ना हो। अभी तक दो क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है? पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? वे कुचालक पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह किए बिना विद्युत प्रभाव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ। बोलो हाँ ना। दूसरा क्या है? क्या बताया? दो प्रकार के होते हैं। क्या बता दिया मैंने? कुछ और ही बता दिया क्या? मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पैरावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो कौन सा? अध्रुवीय, और दूसरा कौन सा? ध्रुवीय। अध्रुवीय क्या होगा? जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो? जीरो हो, और जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जीरो ना हो। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो आपके पास 1 लीटर पानी है। कितना है? 1 लीटर पानी है। जैसे ये है, इसमें मान लो 1 लीटर पानी है, मान लो, ठीक है। तो क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? इस गिलास के पानी का क्या द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होगा या नहीं होगा? इसका जीरो ही होगा। सुनो कैसे। मैंने बेटा एक अणु की बात की है। किसकी? एक अणु की। किसकी बात की है? एक अणु। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है, अगर जल का एक अणु है, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। क्या इस 1 लीटर पानी के अंदर जल का केवल एक ही अणु है या बहुत सारे मॉलिक्यूल है? बहुत सारे मॉलिक्यूल है। मान लिया ये वाटर है,
तो इसमें एक अणु कुछ इस टाइप से है, दूसरा इस टाइप से है, तीसरा इस टाइप से है, ऐसे बहुत सारे हैं। इसमें प्लस इधर, इसमें माइनस इधर, इसमें प्लस इधर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में, क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में, क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में, क्या इसका इधर, क्या इसका जो एवरेज आएगा वो 0 होगा? अरे बोलो बोलो, बात समझ में आ गई क्या? एक अणु का 0 नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत सारे अणु है तो उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। अरे बोलो, इसका मतलब तो ये हुआ कि पानी 1 लीटर पानी है, अगर आप उसमें उंगली दोगे तो आपको कुछ इफेक्ट लगना चाहिए, यानी कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। क्या होता है ऐसा? नहीं होता। अरे बोलो यार, मैंने यहां किसकी बात की है? केवल एक अणु की बात की है। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो वो कैसा होता है? वो ध्रुवीय होता है, अर्थात उसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। अगर एक तालाब की बात करूं, एक पानी का तालाब है, क्या तालाब के अंदर का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 होगा? क्योंकि उसमें वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और एक का द्विध्रुव आघूर्ण इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का इधर, चौथे का इधर, तो उनका एवरेज कितना होगा? 0 होगा। उसी का एग्जांपल ये है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे गति कर रहे हैं, और धारा कब आती है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करे? गति करे। और मैं बोल रहा हूं कि रूम टेम्परेचर पे भी इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं, तो क्या मेरे को इसके अंदर करंट फील होना चाहिए? अरे होना चाहिए, क्योंकि मैंने परिभाषा यही बताई कि धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का भागना है। और मैं कह रहा हूं कि रूम टेम्परेचर पे भी इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित हो रहे हैं, तो क्या इसके अंदर करंट आना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आता? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तीसरा इधर जाएगा, चौथा इधर जाएगा, तो इसका एवरेज कितना होगा? 0 होगा। करंट आएगी कब? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में चले? एक डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया कि पैरावैद्युत पदार्थ है क्या? क्या है? वे कुचालक पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह किए बिना विद्युत प्रभाव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित कर देते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अध्रुवीय और ध्रुवीय। अध्रुवीय क्या होंगे? वे पैरावैद्युत पदार्थ जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो? 0 हो। और ध्रुवीय क्या होंगे? वे पैरावैद्युत पदार्थ जिनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना ना हो? 0 ना हो। बोलो, चले आगे। अब है बाह्य विद्युत क्षेत्र में पैरावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। की बोले समझ में आवे रे? सुनना। अब सुनो, मान लिया मेरे पास, ध्यान से समझो, ये 2 बक्से बनाए हैं मैंने। एक में मैंने कुछ डायग्राम इस टाइप से बनाए हैं, और दूसरे में कुछ इस टाइप से। ये है कि मास्टर आज इतना सीरियस क्यों हो रहे है? बस ऐसे ही मूड है आज मेरा, ऐसे ही पढ़ाने का, तो मैं आज ऐसे ही पढ़ाऊँगा। आपको कोई दिक्कत है क्या? है तो भाग जाओ। ठीक है, यहां मैं बोल रहा हूं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना है? 0। यहां भी बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना है? 0। ठीक है, यानी कि ये पैरावैद्युत पदार्थ किसमें है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। क्या ये बोल दूं ये ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ है? कौन? सॉरी, अध्रुवीय। कौन से? अध्रुवीय। और ये कौन से हैं? ध्रुवीय। देखो कुछ डिफरेंस लग रहा होगा कि सर इसमें तो आपने गोल गोल बनाए हैं और इसमें थोड़े से बिना गोल गोल बनाए हैं। शुरू बिना गोल गोल बनाए हैं। अरे बोलो, तो ये मैंने बताया था कि अध्रुवीय क्या होंगे? जिनके सेंटर क्या हो? एक ही रेखा पर हो, यानी कि वो आपको थोड़े से इस टाइप से बनाए, मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। अरे बोलो, क्या बेटा इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0? ठीक है, पी नेट बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्या इसका भी पी नेट 0? इसलिए तो बोतल वाला एग्जाम्पल बताया था, पानी वाला। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में 0 होगा। नहीं समझे यार आप? क्या इतनी बात समझ में आ गई?
मैंने पहले ही बोला बेटा एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है, और इसमें एक अणु का भी कितना है 0 है। अगर इसमें बहुत सारे अणु हैं और बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इस पूरे अणुओं का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा 0 होगा। क्या पल्ले पड़ गई बात? ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं किसकी बेटा देना कि अरे इसलिए मैं उठाऊंगा तो ये गिर सकता है फोन, कोई बात नहीं। इधर देखना, यहां काफी कंसेप्ट है, अभी ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ी सी लैंग्वेज भी बोलूंगा मैं। अभी तक आपको क्या याद करना है? याद तो कुछ करना ही नहीं है, जो पढ़ा है वो याद हो गया होगा। पैरावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ध्रुवीय और अध्रुवीय। क्या तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या तीनों के 1-2 एग्जाम्पल भी याद हो गए? ठीक है, अब बात करते हैं पैरावैद्युत पदार्थ पर। पैरावैद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। बेटा पूरा चैप्टर मतलब इसी पे टिका हुआ है। आज तक जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं ना कहीं ये चीज है। जैसे मैंने विद्युत बल की बात की तो उसमें माध्यम रखा, अरे बोलो। अगर विद्युत क्षेत्र की बात की तो उसमें भी माध्यम रखा है, विभव की बात की तो उसमें भी माध्यम रखा है। तो आज इसको ढंग से समझना आप। चाहे तो ध्रुवीय की बात करो और चाहे अध्रुवीय की, मैं एक समझाऊंगा, दोनों की लैंग्वेज सेम होगी। बोलो हाँ ना? ठीक है, मैंने माना कि कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है। आप ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। क्या है? कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है। ये प्लस आवेश, आवाज नहीं, क्या ये प्लस आवेश, क्या ये माइनस आवेश? ठीक है, इसके बीच में मैं क्या रखूं? कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखूं। क्या रखूं? पैरावैद्युत पदार्थ। क्या पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर धनायन और ऋणायन दोनों होंगे? अरे बोलो तो बताओ, धनायन किधर आने की कोशिश करेगा? माइनस की ओर, यानी कि निम्न विभव की ओर। और धनायन किधर जाने की कोशिश करेंगे? बोलो हाँ ना? क्या मैं ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बना दूं? मैं 2 ही बना रहा हूं, नहीं समझे? हाँ बातें कर लो तुम। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे चुगली ठोकेंगे। क्या इधर माइनस आवेश, क्या प्लस, क्या माइनस, क्या प्लस, क्या माइनस, क्या प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। बोलो माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? क्या इधर एक लेयर बनेगी ऋणात्मक आवेश की? क्या इधर एक लेयर बनेगी धनात्मक आवेश की? आज तक बेटा मैंने सिर्फ यही बनाया था। इधर एक धनात्मक आवेश की लेयर बनाई और इधर एक ऋणात्मक आवेश की। क्या बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा? ये कैसा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र। बोल हाँ ना? ठीक भाई रे, ठीक। अब सुनना, जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी पैरावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो पैरावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का धनायन, प्रत्येक अणु के धनायन का केंद्र निम्न विभव की ओर, बोलो, तथा ऋणायन का केंद्र उच्च विभव की ओर गति करते हैं। बोलो, उच्च विभव की ओर गति करते हैं और इसे बोलते हैं विद्युत ध्रुवण। क्या बोलते हैं? विद्युत ध्रुवण। विद्युत ध्रुवण की वजह से, विद्युत ध्रुवण की वजह से ये पैरावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु, पैरावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु का एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। लैंग्वेज ज्यादा लंबी हो गई, दोबारा सुनो। जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनायन के जो केंद्र है, प्रत्येक अणु के धनायन के जो केंद्र है वो
निम्न विभव की ओर तथा ऋणायन के अंदर जो है वो उच्च विभव की ओर गति करते हैं और इसे क्या बोलते हैं? विद्युत ध्रुवण। विद्युत ध्रुवण की वजह से पैरावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु का एक स्थायी द्विध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बोलो, इस वजह से इस पैरावैद्युत पदार्थ में एक द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित होता है। एक द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित होता है। नहीं हो रहा क्या? ये माइनस आवेश और ये प्लस आवेश, क्या एक द्विध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया? जिसकी दिशा किधर होगी? जिसकी दिशा होगी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अरे बोलो, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? और इस प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से इसमें एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। बोलो हाँ ना। इस वजह से इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? कुछ कम हो जाता है। बोलो, पल्ले पड़ गई क्या बात? बस यही लिखना है कि माना एक पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पैरावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु, पैरावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का धनायन किधर जाएगा? निम्न विभव की ओर, और ऋणायन किधर जाएगा? उच्च विभव की ओर। तो इसे क्या बोलते हैं? विद्युत ध्रुवण। और विद्युत ध्रुवण की वजह से पैरावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का एक स्थायी द्विध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जिससे पूरे पैरावैद्युत पदार्थ में एक द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। और इस स्थायी द्विध्रुवीय आघूर्ण की वजह से इसमें एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है जिसकी दिशा क्या होती है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। इसलिए इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यह क्वेश्चन आज तक तो पूछा नहीं गया है कि समझाइए, बाकी पूछ सकता है भाई। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि जो द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित होता है उसकी दिशा किधर होती है? उसकी दिशा होती है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। आगे चलूं। आगे जो टॉपिक है वो एक डेफिनेशन है और वो पूछ सकता है। वो डेफिनेशन क्या है? इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है और उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्या ये प्रोग्राम समझ में आ गया? ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, इस चैप्टर में शुरू में थोड़ी थ्योरी है, आगे डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। तो बस आज की क्लास को आप एडजस्ट कर लेना और इसके बाद तो मैं इसको उड़ा दूंगा। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं थ्योरी आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? सबसे पहले चालक, उसके बाद कुचालक, चालक जिसमें धारा प्रवाहित होती है, कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर आपने पढ़ा फ्री आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ के या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नाभिक आकर्षण क्या होता है? बहुत ही कम होता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फ्री आवेश बोलते हैं। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नाभिक आकर्षण क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? बद आवेश बोलते हैं। फिर मैंने बताया पैरावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह किए बिना विद्युत प्रभाव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ। पैरावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ क्या होंगे? ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ क्या होंगे? जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य ना हो। और अध्रुवीय क्या होंगे? जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का प्रभाव समझ में आ गया होगा। पूरे खा लिए क्या? पूरे खा लिए? और खा ले थोड़े, मेरे भी बड़े हुए हैं। मैंने इशारा भी किया था फिर भी नहीं समझा, फिर भी लगा है। ले मेरे भी खा ले। तेरे हाथ को बचा के रखियो भाई साहब, पैरों वाले भी सल्टा देगा वो। सुबह से लगा पड़ा है, 15 मिनट से देख रहा हूं, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। तेरे पैर हाथ बचा के रखियो। वो अपने वाले तो सल्टा दिए, अब तेरे वाले की बारी है। तो ध्यान रखना, अपने नाखून ने बचा के रखना, पैरों वाले भी, क्योंकि हाथ तो ऊपर है, नीचे बैठ के सल्टा देखो पैर आ रहा। मैं इशारा कर रहा हूं, मैंने मेरे वीडियो की फेर तू करेगो।
मैं करूँ अरे मैं इशारों भी करे बिकाने, पर वो फिर भी लाग रहे दूध हालने खा ले भाई खा ले पावड़ो तो के जाए मेरे का नहीं देखा फिर न्यू बिक रहा करे बन पूछ ले चाहे बन न्यू खा खो गयो मां जानते सुसरे ने के पकड़े हैं अब सही हो ठीक है मैंने बेर वो शुरू करा के छोड़ दो मानना को नहीं मैं सोचू मैं बढ़िया तरीके पढ़ाऊँ धीरे धीरे सीरियस रह गए लेकिन ना रहने थोड़ी देर टाबर अब मैंने बेर अब तो मैं कहीं पढ़ा लो चाहे अब शुरू हो गया थोड़ा बहुत तो ठीक है क्या है टॉपिक बोलो आगे नोट्स में देख के ध्रुवण सदिश क्या है ध्रुवण सदिश सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी ध्यान से सुनना डेफिनेशन है छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन समझना बहुत पड़ेगा ध्रुवण सदिश क्या है ध्रुवण सदिश बस रहे रुक जाओ रे ध्रुवण सदिश लिखते किससे बेटा इसको पी वेक्टर से किससे पी वेक्टर से पहली बात तो यही ध्यान में रखने की ध्रुवण सदिश एक कैसी राशि है सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होती है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में अब देखो इसकी परिभाषा लिख रहा हूं फिर उसी से आगे करेंगे अपन जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पैरावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न क्या लिखा है मास्टर में उत्पन्न चलो उत्पन्न लिख दा में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं सदिश कहते हैं ये क्या है द्विध्रुव आघूर्ण क्या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में बताइए मैंने थोड़ी देर पहले अब सुन परिभाषा क्या है ये तो आप याद कर लोगे जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके इकाई आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं ध्रुवण सदिश जिसकी दिशा क्या होती है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में अब एक काम की चीज है वो समझो मैं इसी की डेफिनेशन से बना रहा हूं मैंने परिमाण की बात की है क्या आपकी बुक में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है मैंने खुद से बनाया अभी क्योंकि मैं आगे काम में लूंगा मैं डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्या बोल रहा है इकाई आयतन में यानी कि नीचे आयतन का भाग लगेगा ऊपर क्या आना चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण आना चाहिए बोलो क्या इसे लिखूं बेटा Q × L बोलो अब अगर अपन इसको डायमेंशन के हिसाब से बीमा के हिसाब से अगर सोल्व करते हैं तो देखो ये बना कूलाम बना कि नहीं क्या ये बना बेटा मीटर क्या ये बना मीटर क्यूब क्या ये बना कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर किसका मान है किसकी यूनिट है पृष्ठ आवेश घनत्व की किसकी पृष्ठ तो आज के बाद आप ये ध्यान में रखना ध्रुवण सदिश का जो परिमाण है वो बराबर होता है किसके सिग्मा पी के पी क्यों लिखा है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व क्या ये प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व बोलो ये बात ध्यान में रखनी है अभी अगला डेरिवेशन नहीं होगा वरना क्या ये कि ध्रुवण सदिश का जो परिमाण है वो बराबर होता है किसके प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के प्रेरित शब्द क्यों बोला है मैंने क्योंकि प्रेरण की वजह से हो रहा है वो सारा अरे बोलो तो इसे क्या बोलते हैं प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि ध्रुवण सदिश का जो परिमाण है वो बराबर होता है किसके प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के
बोलो हाँ ना। ये आपको नोट्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जब आप बोर्ड के अंदर लिख के आओ ना तब मत लिखना, बस ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि इसका मान किसके बराबर होता है, सिग्मा पी के। बोलो हाँ ना। डेफिनेशन समझ में आ गई क्या इसकी? अरे भाई बूढ़ा हो गया। सुन आगे। प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो बेटा समानुपाती होता है किसके, एप्सिलॉन नॉट और ई नेट के। किसके? मैं लैंग्वेज भी बता दूंगा। जब समानुपाती का साइन हटता है, जब समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे क्या बोलते हैं, चाई। क्या ये? चाई। जिसे क्या बोलते हैं, चाई। कुछ लोग इसे काई भी बोलते हैं, लेकिन जो भी हो ये भुंडा सा ये सिंबल याद करना आपको। इसे बोलते क्या है, विद्युत प्रवृत्ति। क्या है ये? थोड़ी सी अजीब सी चीज है, बस थोड़ी सी देर और आप बैठे रहो फिर ये थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवृत्ति। क्या है ये सही लिखा है क्या मैंने? है? हाँ है ना? किसी की दिक्कत है क्या? नहीं है। क्या है ये? विद्युत प्रवृत्ति। ये ध्यान में रखना है। ओके ओके। विद्युत प्रवृत्ति। क्या ये? विद्युत प्रवृत्ति। सुनना बेटा, पहले तो परिभाषा पूछेगा कि जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके इकाई आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश बोलते हैं, जिसकी दिशा क्या होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। फिर लिखोगे ध्रुवण सदिश जो है वो समानुपाती होता है किसके, निर्वात की विद्युतशीलता तथा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के। अरे बोलो यार, ध्रुवण सदिश जो ये लिखना है, ध्रुवण सदिश जो है वो समानुपाती होता है निर्वात की विद्युतशीलता तथा परिणामी विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के। बोलो हाँ ना। जब समानुपाती का साइन आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, चाई, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवृत्ति। आप चाई माई मत लिखना, आप क्या लिखोगे, ये भूंडा सा बराबर क्या होता है, ये विद्युत प्रवृत्ति। क्या ये? विद्युत प्रवृत्ति। और ये कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। क्या ये? विमाहीन राशि है। बोलो हाँ ना। तो अभी तक जो पढ़ा है उसमें मैंने ये बताया है कि ध्रुवण सदिश पी वेक्टर की परिभाषा क्या है कि जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश बोलते हैं। ध्रुवण सदिश का परिमाण किसके बराबर होता है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के। किसके? प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के। फिर मैंने बोला कि ध्रुवण सदिश जो है वो समानुपाती होता है निर्वात की विद्युतशीलता तथा परिणामी विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के। जब समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है, विद्युत प्रवृत्ति आती है, और उसे क्या बोलते हैं, ये है क्या, एक विमाहीन राशि है। अब देखेंगे अगला टॉपिक।